सभी को राम राम नमस्कार। देखो, भारत का जो रुपया है ना, वो बहुत ज्यादा गिर चुका है। अब कांग्रेस और बीजेपी के राज का कंपैरिजन करें तो हमें पता चलता है कि किसके राज में कितना रुपया गिरा डॉलर के मुकाबले। मेरा ये वीडियो सुन के ना तो बीजेपी वालों को तैश में आना है और ना ही कांग्रेस वालों को तैश में आना है, क्योंकि मैं ना बीजेपी के पक्ष में बोलने जा रहा हूं ना कांग्रेस के पक्ष में बोलने जा रहा हूं। एक नॉर्मल बात कर रहा हूं। मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, तो उनके कार्यकाल में रुपए में डॉलर के मुकाबले 10 साल के अंदर 30% की गिरावट आई। एक्चुअल तो 28% कुछ है, पर मैं राउंड फिगर 30% बोल रहा हूं। और अगर हम वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के शासन को देखें कि जी नरेंद्र मोदी जी 11 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं और डॉलर के मुकाबले रुपया कितने प्रतिशत गिरा, तो हमें पता चलता है कि 60%, 58 पॉइंट कुछ प्रतिशत, राउंड फिगर 60% बोल रहा हूं, गिरा है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा इस लाइव के माध्यम से कि मोदी जी गंदा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश के अंदरूनी मामलों को तो बहुत अच्छे ढंग से हैंडल किया है, लेकिन जब बात चीन की आ जाती है, बात पाकिस्तान के युद्ध की आ जाती है कि पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई, बात जब अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका वाली मामले की आ जाती है, जब ट्रेड डील की बात अमेरिका के साथ आ जाती है, तब हमें थोड़ा सा दुख होता है। देखो, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, अब किसी भी बीजेपी वाले को दुख मनाने की जरूरत नहीं है बात सुन के। देखो, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कमी बता रहा हूं कि यहां पर हमारी कमी रह गई देश की। पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हुआ इंडिया का अभी 1 साल पहले, तो इंडिया की तरफ कौन सा देश आया? कोई देश नहीं आया। और जबकि पाकिस्तान को तुर्की ने भी मदद करी, ईरान ने भी मदद करी, अमेरिका ने भी एकदम से पाकिस्तान के कहते ही लड़ाई रुकवा दी। और फिर आज तक पूरे 100 बार ट्रंप चिल्ला चिल्ला के कह चुका कि जी मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है कि नहीं, और इंडिया की तरफ कोई नहीं था। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि हमारी विदेश नीति क्या है, कौन है हमारे साथ? विदेश नीति तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गई। चलो एनीवे, उसके बाद जिस ढंग से ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का मजाक उड़ाया है अपने हर बयान में, जब भी इंडिया का जिक्र आया या मोदी जी का, तो उसने हमेशा चटकारे लिए मोदी जी की इज्जत को उछालते हुए। ही इज ए गुड डांसर, अच्छा नाचने वाला बता दिया। और वहीं पाकिस्तान के ये जो मुनीर है, जनरल फील्ड मार्शल मुनीर है जो पाकिस्तान का, उसको बहुत अच्छा फेवरेट जनरल, मेरा सबसे प्रिय जनरल है वो मुनीर, मतलब उसकी तारीफ करना। मोदी जी से खुन्नस है उसको, ट्रंप को। और खुन्नस क्या है कि मोदी जी ने ट्रंप को कहीं ना कहीं या तो इलेक्शन में मदद नहीं करी या कहीं सपोर्ट नहीं करा, तो ट्रंप अंदर से खुन्नस खाता है, जलील कर रहा है। अब मैंने आज एक पोस्ट लिखी थी कि भाई भारत एक सुपर पावर है। मैं रशियन टीवी देख रहा था, तो रशियन टीवी पे रशिया टीवी वाला जो न्यूज रीडर है वो कह रहा था कि कायदे से तो वर्ल्ड में 4 सुपर पावर्स हैं, रशिया, चाइना, अमेरिका और इंडिया। तो इसमें ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के अंदर जो मीडिएटर की भूमिका है वो इन 4 सुपर पावर्स को निभानी चाहिए थी।
ऐसा मैंने एक स्ट्रेटेजिस्ट को रशियन टीवी पे कहते हुए सुना। लेकिन क्योंकि ट्रंप को मोदी से और इंडिया के बढ़ते हुए कद से प्रॉब्लम है, ट्रंप और अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया एक सुपर पावर बने या समथिंग लाइक चाइना बने। हम मतलब ट्रंप नहीं चाहता कि हम चाइना की तरह ग्रो करें, तो अड़चने डालना चाहता है, कहीं ना कहीं भारत के कद को छोटा करना चाहता है पूरी दुनिया की नजरों में। तो उसके लिए उसने क्या किया? दो काम किए। पहला काम कि मोदी को इंसल्ट किया उसने अपने बयानों में। वो मोदी को इंसल्ट नहीं कर रहा बेसिकली। ट्रंप जब भारत के प्रधानमंत्री को इंसल्ट करता है तो बेसिकली भारत को भी इंसल्ट कर रहा है। ये कोइंसिडेंस है कि मोदी प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होता और वो राहुल गांधी को जोकर, नाचने वाला, ये वो बोलता, तो वो बेइज्जती राहुल गांधी की नहीं हो रही होती है उस टाइम, वो भारत की बेइज्जती हो रही होती है, देश की। सेकेंडली, क्योंकि भारत का कद बहुत ऊंचा है, पॉपुलेशन वाइज, इकोनॉमी वाइज, जीडीपी वाइज, किसी भी मायने में देखो भारत एक बहुत बड़ा देश है। और अभी चांद पे भी हम लोग पहुंच चुके, ठीक है ना। तो अमेरिका के हम कॉम्पिटिटर हैं बेसिकली। तो ट्रंप ने क्या करा भारत को नीचा दिखाने के लिए कि तुम कुछ नहीं हो। एक भिखारी देश, एक देश जो कटोरा लेके कभी सऊदी अरब के सामने झुक जाता है, कभी किसी देश के सामने, कभी वर्ल्ड बैंक के सामने, उधार ले लेके जिसकी इकोनॉमी चल रही है पाकिस्तान की, उधार मांग मांग के, भीख मांग मांग के, डोनेशंस मांग मांग के जो अपने देश को चला रहे हैं, तो उस देश का क्या लेवल है आप खुद सोच के देखो, कोई लेवल नहीं है। लेकिन उस देश को जानबूझ के भारत को छोटा दिखाने के चक्कर में मीडिएटर बना लिया। समझ रहे हो बात? तो अपनी कोई दुश्मनी नहीं है मोदी जी से, सिर्फ ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो हमें नीचा दिखाना चाहता है। हमें फंटियों में किसने ले रखा है? इजराइल ने। हमारा बेसिकली प्यार हो गया इंडिया वालों का या मोदी जी का इजराइल से, और इजराइल है पक्का चेला अमेरिका का। तो मोदी जी ने इजराइल से दोस्ती करी और दो चार टेक्नोलॉजी, हथियार, ये वो कुछ मांगा होगा, और इजराइल के नेतन्याहू ने उठा के अमेरिका से मोदी जी की दोस्ती करवा दी। अदरवाइज अमेरिका से हमारे कभी संबंध अच्छे नहीं रहे, अमेरिका हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहा। लेकिन मोदी जी में भी कुछ नया करने का जज्बा था कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि भारत की विदेश नीति नए प्रकार की हो जाएगी और चमत्कारिक रिजल्ट्स आएंगे जिसको देख के दुनिया जय जयकार करेगी। पर वैसा नहीं हुआ, और इसी चमत्कारिक नतीजों के चक्कर में अमेरिका से दोस्ती कर ली, रशिया को नाराज कर लिया, ईरान से रिलेशंस तोड़ लिए और इजराइल की फंटियों में आ गए। अभी मैं फेसबुक चलाई, मैंने भी 7:30-8 बजे, मतलब खोल के देखा किसकी क्या नोटिफिकेशन आ रही है, तो एक भाई ने मुझे मेरे स्पेशल मैसेंजर बॉक्स में धमका रखा और उसने फोन कर रखा। वो अलग बात है कि फोन में मिस करके मैंने नहीं उठाया या मुझे उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। गुलशन रहलन जी, राम राम। तो लोगों को लगता है कि मैं इसराइल का विरोध कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर तुम अमेरिका से रिलेशन अच्छे बनाने के चक्करों में लगे रहोगे, अमेरिका भारत की बेइज्जती करता रहेगा, तो कब तक अमेरिका से बेइज्जती कराओगे अपने देश की या अपने प्रधानमंत्री की या अपने हितों की कब तक कुर्बानी दोगे? ज्यादा दिन नहीं दे पाओगे। तो अमेरिका से जब इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं चलेंगे, क्योंकि इंडिया अपने किसानों के हितों की रक्षा करना चाहता है, इंडिया अपनी
इंडस्ट्रीज को बचाना चाहता है, व्यापार उद्योग धंधों को बचाना चाहता है, तो अमेरिका के प्रोडक्ट्स को कम से कम अपने देश में आने देना चाहता है। अब आप अमेरिका के प्रोडक्ट्स को अपने देश में नहीं आने देना चाहते, वहां की गेहूं को, जवार को, ग्वार को, वहां के प्रोडक्ट्स को इंडिया में नहीं एंटर करने देना चाहते, क्योंकि आप कहते हो कि आपके भारत के किसान की खेती बर्बाद हो जाएगी। तो अमेरिका के जब आप इंटरेस्ट को फलीभूत ही नहीं करोगे, उसको अमेरिका को फायदा ही नहीं पहुंचेगा आपसे, तो वो आपसे रिलेशन क्यों रखेगा? जब आपके अमेरिका से रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे तो इजराइल वैसे ही आपसे दोस्ती तोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। समझ लो आप बात को, क्योंकि इजराइल की जो इकोनॉमी है वो अमेरिका के पैसे पे चलती है। इजराइल अमेरिका का बॉडीगार्ड है खाड़ी के देशों में। मतलब अमेरिका दूर बैठा है, इजराइल बीच में बैठा है और सबको धमकाता रहता है। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, जितने भी देश उसके चारों तरफ हैं, बहरीन, कुवैत, ये सब। और मैं स्टडी कर रहा था, मनीष कुमार जी नमस्ते, मैं स्टडी कर रहा था कि वाई अमेरिका इज गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू इजराइल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट इंपॉर्टेंस। तो मुझे क्या पता चला रिसर्च वर्क करने के बाद, कुछ चीजें खंगालने के बाद, कि अमेरिका में यहूदियों की पॉपुलेशन तो 2% है, कोई ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन जो कैथोलिक क्रिश्चियन है ना, वो 70% है क्रिश्चियन। वो इजराइल को सपोर्ट करता है, वो लॉबी इजराइल को अमेरिका में सपोर्ट करती है। इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति मजबूर होता है इजराइल को सपोर्ट करने के लिए। ये रीजन है। कुछ वोट बैंक या राम जाने क्या रामलीला, पर ये रीजन है। तो मुझे मोदी जो देश में कर रहे हैं ना, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम हैप्पी। बुलडोजर चलता है, कानून तोड़ने वालों के एनकाउंटर होते हैं, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर इज बेटर। लेकिन जब हम विदेश नीति की तरफ देखते हैं तो मुझे ये जो विदेश नीति है, मुझे ये बिल्कुल फ्लॉप लगती है। जयशंकर मुझे इडियट लगता है, उसकी विदेश नीति मुझे बिल्कुल फ्लॉप लगती है। आउटपुट 0 आ रहा है। इंडिया के साथ कोई देश नहीं है। हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान से, हमारे साथ कोई नहीं था, किसी ने हमारे हक में 2 बयान नहीं दिए। और अमेरिका जैसा एक भीखमंगा गरीब देश, पाकिस्तान जैसा गरीब, मैं अमेरिका भूल गया, पाकिस्तान जैसा गरीब देश ने अमेरिका को पुकारा, अमेरिका उसके मदद में तुरंत आ गया और उसने मोदी को दबाव में लेके युद्ध रुकवा दिया। तो पता चलता है ना कि भाई किसके साथ दुनिया और किसके साथ नहीं है। और अभी भी जो पाकिस्तान में ये मीडिएटर वाली बैठक है कल, वो इसलिए ऑर्गेनाइज करी जा रही है कि पाकिस्तान का कद ऊंचा किया जाए समाज की, दुनिया के देशों की नजरों में। कुलदीप पेउंट जी कह रहे हैं कि राम राम फोगाट जी, अमेरिका ज्यादा उतावला हो रहा है समझौते के लिए, ईरान पर कोई असर नहीं है। देखो ऐसा है, अमेरिका ने युद्ध नहीं करना था, लेकिन धौंस देते देते ट्रंप के स्वभाव ने कहानी इतनी बढ़ा दी कि ट्रंप को युद्ध करना पड़ा। इजराइल ने ट्रंप के कंधे पे या अमेरिका के कंधे पे बंदूक रख के ईरान से भड़क निकाल ली अपनी। ईरान भी सभी देशों से भड़क निकालना चाहता था, तो अमेरिका पे तो मिसाइल नहीं ठोक सकता था ईरान ने उठा के सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, यहां पर मिसाइल्स ठोक ठोक के सारे खाड़ी के देशों को आराम दिया, मतलब उनकी भड़क दूर कर दी। उनको पता चल गया कि बिना सेना के कोई भी हमें किसी भी वक्त ठोक सकता है। ईरान, और मुझे तो लगता है ईरान के पास न्यूक्लियर बम है। वो इडियट ही होगा जो ये सोचता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है। एक बार न्यूक्लियर बम फोड़ के देखे अमेरिका, धड़ाधड़ न्यूक्लियर बम ही चलने लग जाएंगे ईरान की तरफ से। लेकिन सारी दुनिया ईरान को
जीता हुआ क्यों मान रही है? ईरान जीता नहीं है, लेकिन जीता हुआ क्यों मान रही है? क्योंकि ईरान ने मुकाबला किया अमेरिका का। आप समझ रहे हो बात को? ईरान ने अमेरिका का मुकाबला किया। वो नहीं डरा इस बात से कि भाई अमेरिका से पंगा लेगा तो तू बर्बाद हो जाएगा, तेरी जान चली जाएगी, तुम मर जाओगे। वो बोले हम मरेंगे लेकिन अमेरिका से नहीं झुकेंगे, अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। ये कमी मोदी जी में है। मोदी जी पता नहीं एप्स्टीन की वजह से, किस वजह से भगवान जाने, रामलीला समझ नहीं आई किसी के भी, चुप्पी साध गए। जनवरी के महीने से चुप्पी साधे बैठे हैं। ट्रंप ने, मोदी जी ने आज तक दस्तखत भी नहीं करे ट्रेड डील पे अमेरिका के साथ। ट्रंप ने वहीं अपने देश में बैठ के घोषणा कर दी, मोदी जी इनकार नहीं कर पाए। तो कहीं तो गिरारी फंसी हुई है। एप्स्टीन को लेके आज तक एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग दबे हैं अमेरिका से। ईरान नहीं दबा, इसलिए ईरान की जय जयकार हो रही है। और ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार है हॉर्मुज का रास्ता। और वो बदकिस्मती से इतना भीड़ा है कि वो ईरान के साथ साथ ही जहाज निकलते हैं, और ईरान को बिल्कुल आसानी है बम मारने में किसी भी जहाज के। और जितने भी खाड़ी देश हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, यूएई, इन सब का ना तेल भेजने का रास्ता हॉर्मुज से ही जाता है। हालांकि सऊदी अरेबिया ने तो अपनी एक पाइपलाइन ना उधर ओमान की तरफ निकाल रखी है। मतलब जिस साइड ओमान है ना, उस साइड खाड़ी वो पाइपलाइन बिछा रखी है, लेकिन उससे उतना तेल नहीं वहां कहीं और भेज पाता वो। भविष्य में पाइपलाइन और बिछ जाएंगी, लेकिन सारे देशों का तेल का प्रोडक्शन जब किसी और देश को जाएगा ही नहीं तो वो ठप हो जाएगा। कितना स्टोर कर लेंगे 6-7 देश? खाड़ी के जो 6-7 देश हैं वो कितना स्टोर करके रख सकते हैं? एक लिमिट है उनकी स्टोरेज की भी। तो जब तेल आगे कहीं बाहर जाएगा नहीं तो उनके प्रोडक्शन बंद हो गए। और अब ईरान तंग करने के लिए क्या कह रहा है कि एक दिन में सिर्फ 15 जहाज तेल लेकर निकलेंगे हॉर्मुज की घाटी से। ओनली 15 जहाज। अब उनकी प्रोडक्शन तो है 20-20 जहाजों की रोज। तो एक तरह से खाड़ी के देशों की प्रोडक्शन के ऊपर भी ब्रेक सा लगा दिया ईरान ने कि मैं तो दिन में सिर्फ 15 ही जहाज गुजरने दूंगा। और वो भी 2 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। तो एक जहाज से $2 मिलियन लेगा। डॉलर नहीं, सॉरी, अभी तो वो युआन और बिटकॉइन की बातें कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जी बिटकॉइन वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका बिटकॉइन के फेवर में है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। बिटकॉइन तो अगर भारत सरकार चाहे, या मान लो आपके पास या मेरे पास पैसा है 150 करोड़, तो हम बिटकॉइन का सेटअप लगा सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन नाम की करेंसी तो उसी की कामयाब होती है ना जो चलन में आएगी। अब आपने या मैंने बिटकॉइन बना लिया और उस बिटकॉइन को खरीदे ना, कोई यूज ना करे लेन देन में, तो वो तो कुछ है ही नहीं, जीरो। और ऐसे ऐसे बिटकॉइन तो कम से कम 50,000 बने हुए हैं वर्ल्ड में। बिटकॉइन तो 50,000 बने हुए हैं, लेकिन चलते तो 2-4 ही हैं। और जो सबसे ज्यादा चलता है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो बिटकॉइन ही है। उसके बाद दूसरे नामों से बिटकॉइन आए हुए हैं, लेकिन वो चलते तो नहीं, 3-4 ही चलते हैं। तो ईरान क्या चाह रहा है कि जो अमेरिका वाला बिटकॉइन है उसको फ्लॉप करेंगे और क्या करेंगे? अपना बिटकॉइन चलाएंगे, अपनी करेंसी चलाएंगे बिटकॉइन वाली, और वो लेंगे और वो चलन में आ जाएगी। फिर अमेरिका वाला बिटकॉइन जो इतना महंगा हो चुका है वो फ्लॉप होगा, और युआन में पेमेंट लेंगे तो डॉलर फ्लॉप होगा। सिर्फ 15 जहाज दिन में निकलेंगे एक बार, तो जितने भी खाड़ी के देश हैं, 6-7 देश हैं जो ईरान के सामने, वे सारे के सारे सिर्फ जहां उनकी कैपेसिटी 20-20, 30-30 जहाज हर रोज भर के एक्सपोर्ट करने की है, वो सारे 15 जहाज निकलेंगे। तो उनका प्रोडक्शन ज्यादा होने के बावजूद भी कम ही रहेगा और वो फंस जाएंगे। एक तरह से उनकी आर्थिक हत्या
ईरान करेगा। और देखो, अमेरिका तो चालबाजियों में फंस गया नेतन्याहू की, अदरवाइज अमेरिका युद्ध करने के लफड़े में नहीं था। लेकिन अब अमेरिका युद्ध नहीं करना चाह रहा, समझौता चाहता है, पर ईरान उस पर अड़ा हुआ है कि मैं तो अभी हमला जारी रखूंगा, मैं तो नहीं युद्ध बंद करता, मैं तो इस लेबनान को तो मिटा के छोड़ूंगा। इस युद्ध का एक नुकसान हुआ कि तेल की शॉर्टेज हो गई पूरे वर्ल्ड में। जो तेल आज से 2 महीने पहले $66 पर बैरल था, वो तेल आज $100 पर बैरल हो रहा है। तो प्राइस तो बढ़े है ना। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है उनको फायदा तो हो ही रहा है, डबल प्रॉफिट हो रहा है आज की तारीख में। तो ये नुकसान है कि हम तेल खरीदते हैं, हमें महंगा मिल रहा है, ये हमारे को नुकसान है। लेकिन इस युद्ध का एक फायदा भी हुआ है, और वो फायदा क्या है कि जितनी भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, आतंकवादी संगठन थे, जैसे मोसाद और आपका हमास, ये खत्म हो गए। अब खाड़ी देशों का ऐसा प्लस्तर उतारा है आपस में इन्होंने लड़ाई करके कि अब ये फंडिंग नहीं करेंगे उन संगठनों को जो जिहाद और इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद पे एक ब्रेक लगेगा। ये अच्छा काम हुआ है, सब तक सभी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उन्हीं की बात को पढ़ के सुन के मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि हाँ, पूरी दुनिया में आतंकवाद की फंडिंग बहुत कम हो गई होगी या हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, जॉर्डन, कुवैत, ये सब चंदा देते थे इन ऑर्गेनाइजेशंस को अपना काम जारी रखने के लिए, तो उनकी कमर टूटी है। अच्छी भी बात है, ये पूरे वर्ल्ड में शांति रहेगी, आतंकवादी की कोई जात नहीं होती। तो अगर आतंकवाद को फंडिंग नहीं होगी तो मामला शांतिपूर्ण रहेगा पूरे वर्ल्ड में। लेकिन मैं समअप कर रहा हूं अब इस लाइव को, 22 मिनट हो गई। लेकिन इस ईरान के साथ बकवासबाजी करने का एक फायदा पूरी दुनिया को हुआ, वो ये कि अमेरिका के साथ कौन है कौन नहीं है सारी दुनिया ने देखा। नाटो देश जिनका चौधरी बना हुआ था अमेरिका, उन्होंने फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन्होंने साफ मना कर दिया अमेरिका को कि वी आर नॉट विद यू, हम आपके साथ नहीं है, इट इज योर वार, ये आपकी लड़ाई, आप लड़ो, हमें क्यों फंसा रहे हो। सेकेंडली, सारा वर्ल्ड भरा बैठा था खुन्नस में कि यार ये डॉलर से तेल खरीदना पड़ता है, ये कब तक ऐसे होगा। तो उस चीज से भी लोगों को छुटकारा मिलने जा रहा है, पूरी दुनिया के देशों को। वो अपने युआन में, बिटकॉइंस में, अपनी करेंसी में तेल खरीद फरोख्त कर सकते हैं। और जहां डॉलर का पार्टिसिपेशन 73% था पूरे वर्ल्ड में व्यापार के अंदर, वहां पे अब सिर्फ 53% रह चुका है। जो डॉलर का रोल है ना व्यापार के अंदर, वो कम होता जा रहा है। खैर जो भी है, मैं तो सिर्फ इतना कहने आया था आज कि विदेश नीति जो है मोदी जी की, जयशंकर की, डोभाल जी की कामयाब नहीं है, कहीं कमी रह गई है, जिसकी वजह से कोई भी हमारी मदद में नहीं आता। कुछ नया करने के चक्कर में अमेरिका से संबंध बनाए थे, लेकिन अमेरिका ने मोदी जी को और भारत को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। ट्रंप ने बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया मोदी जी को और भारत को। और जिस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री का मजाक बनाता है, प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी जी होता और ट्रंप मजाक बनाता, तब भी मैं यही कहता कि बॉस, इस वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति राहुल गांधी या मोदी नहीं है, वो भारत का प्रधानमंत्री है। ट्रंप इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री का मजाक नहीं उड़ा सकता। मैं मोदी जी को लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ईरान अड़ गया, झुका नहीं अमेरिका के सामने, आप भी कुछ शेर दिल बनो
अड़ो अमेरिका के सामने। ये ट्रेड डील, इतनी बकवास डील, इसको खारिज करो। इंडिया पसंद नहीं कर रहा है इस अमेरिका के साथ ट्रेड डील को, कोई भी खुश नहीं है। और ये जो चुप्पी है, ये तो बहुत ही ज्यादा जहरीली लगती है पूरे देश को। मोदी जी की कोई बयान ही नहीं देते, अमेरिका वाला मां बहन की गाली दे दे तू भी चुप। अरे ऐसी कौन सी ब्लू फिल्म पकड़ ली ट्रंप ने जो मोदी जी चुप हो गया? वो बकवास कर रहा है, उसको सीधा जवाब दे कि भैया तू होगा टीरी खा, लेकिन अगर बकवास करेगा तो हम नहीं तेरे से रिलेशन रखना चाहेंगे। वो अपने आप ही नहीं ठीक हो जाएगा। पर जो चुप्पी है उसको देख के मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। एक दो बातें कांग्रेस की भी ठीक लगती है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी जी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, ओपन में आके पत्रकारों के सवालों के जवाब तक नहीं देने की हिम्मत जुटाई। ये बात भी मुझे खटकती है कि भाई ऐसा क्या आपने प्रेस का बायकॉट कर दिया? कुछ चीजें गलत है मोदी जी की तरफ भी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भाजपा के अंदर भी मोदी जी को हाईजैक किया जा रहा है। आज आप सबने देखा होगा सुबह अमित शाह ने किस तरह से राष्ट्र के नाम संदेश दिया, बंगाल का मैनिफेस्टो लॉन्च करने के नाम पे 1 घंटे तक भाषण देता रहा अमित शाह। हर एक टीवी चैनल पे सारी खबरें बंद करके, जैसे मोदी जी का या राष्ट्रपति का भाषण चलता है तो सारी खबरें बंद कर देते ना, और सिर्फ मोदी जी का या राष्ट्रपति का भाषण दिखाते हैं। वैसे अमित शाह का बंगाल का वो मैनिफेस्टो लॉन्च करने वाला प्रोग्राम जो था वो दिखाया, 1 घंटे तक वो भाषण देता रहा। मैं हंसता रहा, मैं कहा इसने भी मोदी जी की नस दबी हुई पहचान ली कि ट्रंप ने दबा रखी है मोदी की नस। तो अब अमित शाह बीजेपी पे सर्वे सर्वा होने का दावा ठोकने के रूप में राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। कभी देखा है किसी राज्य का मैनिफेस्टो लॉन्च और वो पूरे देश के हर टीवी चैनल पे दिखाया जाए? अब उत्तर काल काल कुछ भगवान जाने कैसी आइडिया, ये लिख रहा है कि मैं बिल्कुल बकवास कर रहा हूं। हाँ भाई, मैं बिल्कुल बकवास कर रहा हूं। चूरने या मिर्च तो लगती है जब कोई मुंह पर खरी खरी सुनाए। खैर एनीवे, जो भी है, मैं इस लाइव को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।